ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं उत्तराधिकार के लिए। तो जो विरोधी गुट था उसके लोग एक एक करके पन्हाला के किले में, जहाँ पर संभाजी महाराज थे, वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाता है। हम्बीराव मोहिते वो इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। तो संभाजी महाराज वहाँ पर कवि कलश के साथ रुके हुए थे। ये सूचना, दोस्तों वैसे तो एक मनसबदार की कोई औकात नहीं होती कि वो छत्रपति संभाजी महाराज के कद के राजा के साथ लड़ाई करे, लेकिन यहाँ भी इनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र ये होता है कि जब ये यहाँ संगमेश्वर पहुँचते हैं तो यहाँ पर इनको ऐसी सलाह दी जाती है कि ये अपनी सेना को वापस रायगढ़ भेज देते हैं। यानी कि पूरे के पूरे जो इनका काफिला था, सेना थी बहुत बड़ी, उसको ये रायगढ़ भेज देते हैं और अकेले यहाँ रुक जाते हैं। हालांकि इतिहास में इस बात का कोई सोर्स नहीं मिलता है कि किसने इनको ये सलाह दी थी, लेकिन ऐसा लगता है इस घटना को देखकर कि इनके बीच का ही कोई आदमी मुग़लों से मिला हुआ था जो इनका ख़ास था। अब कई जगह पे यहाँ शक किया जाता है कवि कलश के ऊपर, लेकिन आगे आप देखेंगे कि कवि कलश जो है वो इनके साथ मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़े थे और यहीं संगमेश्वर की जो लड़ाई हुई थी उसमें उनके दाएं हाथ में एक तीर लग गया था, जिससे वो घायल हो गए थे। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और बाद में जब ये इनको औरंगज़ेब के सामने पेश किया जाता है तो कवि कलश की जीभ को भी जो है कहते हैं कि खींचकर निकाल दिया गया था। तो कौन था इस बात का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो भी शामिल था वो औरंगज़ेब यानी कि मुग़लों और जो इनके साले थे गणोजी शिर्के, उनके साथ मिला हुआ था। तो अब मुकर्रब ख़ान जो मनसबदार था वो अपने 3000 ख़ास सैनिकों को लेकर यहाँ पहुँचता है। लेकिन ये इलाका बहुत उबड़ खाबड़, मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी उबड़ खाबड़ इलाका है, बहुत ही पहाड़ी इलाका था, बड़ी घाटियाँ थी, बहुत घना जंगल था, तो उसके बीच से इन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन 3000 सैनिकों को लेकर जब वो निकलता है तो उसमें से करीब 300 से 400 सैनिक ही वहाँ पहुँच पाते हैं जहाँ पर संभाजी महाराज और कवि कलश मौजूद थे। उन सैनिकों के साथ कवि कलश और संभाजी महाराज की लड़ाई होती है। कवि कलश के दाएं हाथ में तीर लग जाता है, वो घायल हो जाते हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो जब कमांडर को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो सेना जो थी उसका मनोबल टूट जाता है और सेना बिखर जाती है। जो इनके बचे खुचे सिपाही जो इन्होंने रखे हुए थे वो लड़ नहीं पाते हैं, वो बिखर जाते हैं। उसके बाद कवि कलश को गिरफ़्तार करने के बाद संभाजी को गिरफ़्तार करने के लिए वो जहाँ ये रुके हुए थे उस घर के भीतर जाते हैं। तो उस घर के जो बेसमेंट था उसके अंदर एक बड़ा बंकर बना हुआ था नीचे। उस बंकर के अंदर संभाजी महाराज और इनके एक दूसरे कमांडर होते हैं। तो वो सैनिक जो हैं कहते हैं कि उस बंकर के अंदर हाथ दे करके उन्होंने इनके बालों को पकड़ करके बाहर खींचा। लंबे बाल थे, उनको पकड़ के इनको बाहर निकाला गया और बालों से घसीटते हुए बाहर लेके जाते हैं, जहाँ पर उनका जो बॉस था मुकर्रब ख़ान वो मौजूद था, हाथी पर बैठा हुआ था। वहाँ से इनको गिरफ़्तार करके बहादुरगढ़ के किले में ले जाया जाता है। ये आज के महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में पड़ता है। दोस्तों, जहाँ से संभाजी महाराज को गिरफ़्तार किया जाता है वहाँ से इनके 25 कमांडरों और उनकी पत्नियों और उनकी बेटियों को भी गिरफ़्तार किया जाता है और उन सब को भी इनके साथ बहादुरगढ़ ले जाया जाता है। दोस्तों, ये पूरी घटना आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है और जब इस घटना का पता औरंगज़ेब को चलता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए लगाई हुई होती है। 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज को गिरफ़्तार किया जाता है और 15 फरवरी 1689 को इनको बहादुरगढ़ के किले में ले जाया जाता है। यहीं पर उस समय औरंगज़ेब का दरबार लगा करता था। जैसा इतिहास में लिखा हुआ है, अगर अक्षर से वैसी बात करें तो इन दोनों को जोकर के कपड़े पहनाए जाते हैं और जोकर की टोपी पहनाई जाती है और उस पूरी ड्रेस के ऊपर जो है घंटियाँ बंधी हुई थी और इनको ऊँट पर बांध दिया जाता है ताकि जब ऊँट चले तो वो घंटियाँ बजें और इनका तमाशा बन जाए, मतलब वहाँ पर मौजूद जनता इनको देखकर हंसे और इनका मजाक उड़ाए। संभाजी और कवि कलश को इसी तरह से ऊँट पर बांधकर दरबार में लाया जाता है। दरबार में औरंगज़ेब मौजूद होता है। तो ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब अपने सिंहासन को छोड़कर नीचे बिछे कालीन पर आता है और वहाँ घुटनों के बल बैठकर अपने माथे को ज़मीन से सटाता है और शुक्रिया अदा करता है अल्लाह का इस ऐतिहासिक जीत के लिए। दोस्तों, इसके बाद इनको जेल में बंद कर दिया जाता है और औरंगज़ेब अपने एक अधिकारी को इनके पास भेजता है और कहलवाता है कि हमारी 3 शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। आपको माफ़ कर दिया जाएगा और आपको रिहा भी कर दिया जाएगा। पहली शर्त ये है कि जितने भी किले आपने हमसे जीते हैं लड़ाई में, वो सारे किले आपको वापस करने पड़ेंगे और जितना भी ख़जाना आपने वहाँ से जीता है वो सारा ख़जाना
वापस करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ भी आपने ख़जाना छुपाया हुआ है उसका पता हमको बताना पड़ेगा। और तीसरी शर्त ये थी कि हमारे यानी मुग़लों के जितने भी लोग आपसे मिले हुए हैं उन लोगों के नाम आपको हमें बताने पड़ेंगे। लेकिन जब वो संभाजी महाराज का जवाब सुनता है तो उस अधिकारी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। इनका जवाब था कि अपने बादशाह से कहना कि अगर वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो अपनी एक लड़की मुझे दे दे, यानी कि एक लड़की की शादी, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये जानते हुए भी कि अब तो मौत निश्चित थी, और ना सिर्फ मौत बल्कि एक दर्दनाक और भयानक मौत। और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, इतिहास में इससे पहले ऐसी दर्दनाक और भयानक और क्रूर मौत, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। दोस्तों, संभाजी जानते थे कि इसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में भी उन्होंने ऐसा निडरता से भरा हुआ जवाब दिया। इसका एक ही कारण था, जो स्वाभिमान को तार तार करने वाला सलूक औरंगज़ेब ने इनके साथ किया था। उसके बाद इनको ऐसा लगने लगा कि अब स्वाभिमान के साथ ये शासन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़िंदगी की बजाय मौत को चुनना ही बेहतर होगा। दोस्तों, औरंगज़ेब ने इनके स्वाभिमान को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो उनके कद का कोई भी राजा ज़िंदगी की बजाय स्वाभिमान की मौत को ही पसंद करेगा। और वही वीर छत्रपति संभाजी महाराज ने किया। और फिर वही हुआ। औरंगज़ेब ने अपनी क्रूरता की हदें पार कर दी। इनकी जीभ को बाहर खींचकर काट दिया गया। इनकी दोनों आँखों में जलती हुई सलाखें डाल दी गईं। इनके नाखूनों को एक एक करके उखाड़ा गया। उसके बाद इनके अंगों को टुकड़े टुकड़े काटा गया। ये सब इनके जीते जी हो रहा था, यानी कि इनकी मौत से पहले हो रहा था, और टुकड़े टुकड़े काट कर कुत्तों के सामने फेंका जा रहा था। दोस्तों, अंततः 11 मार्च 1689 को इनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और औरंगज़ेब यहाँ भी नहीं रुका। उसने इनके सर को खुलवाया और उसमें भूसा भरवाया, नगाड़े और बाजों के साथ पूरे नगर में घुमाया। इनके दोस्त कवि कलश की जीभ को बाहर उखड़वा दिया गया। दोस्तों, ये सब इसलिए किया गया ताकि मराठे इस घटना को सुनकर डर जाएं और डर कर बिखर जाएं। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मराठे और ज़्यादा संगठित हो गए और औरंगज़ेब का जो सपना था भारत को, अखिल भारत को जीतने का, वो अधूरा रह गया, सपना ही रह गया। दोस्तों, अपने अंतिम समय में वो क्रूर औरंगज़ेब दिल्ली भी नहीं पहुंच पाया था। उसको दिल्ली भी नसीब नहीं हुई थी। वो वहीं दक्कन में ही दफन हो गया था।